अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। हमारे डे टू डे लाइफ में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, ज्यादातर अप्लायंसेस में हम बेसिकली ये इलेक्ट्रिक मोटर देखते हैं। सो जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेकर उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बट इस इलेक्ट्रिक मोटर की फंक्शनैलिटी के लिए कहीं ना कहीं हमको मैग्नेटिक फील्ड की भी जरूरत पड़ती है। सो दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे एक इलेक्ट्रिक मोटर को प्रॉपर्ली फंक्शनेबल बनाती है। सो लेट्स सी हाउ। सो पहले हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है। ओके, सो एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस। इज अ रोटेटिंग डिवाइस। कैसा डिवाइस है? एक रोटेटिंग डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हमारी इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली एक ऐसा रोटेटिंग डिवाइस है जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म या फिर कन्वर्ट करती है। ओके, दस नाउ विल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाती है। सो इट बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट करंट कैरिंग कॉइल experience equal and opposite force on its edge which rotates it continuously। कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो बेसिकली एक करंट कैरिंग कॉइल से कंसिस्ट होती है लाइक दिस। देयर इज अ कॉइल लाइक दिस। सो इस कॉइल में कंटिन्यूसली हमारा करंट फ्लो कर रहा है और इस करंट फ्लो की वजह से उसमें रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज या फोर्स वो एक्सपीरियंस करती है। ओके, दैट वी विल सी हाउ। और ये जो फोर्स एक्ट हो रही है इस केस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो हो रही है बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप यहां पे ये क्वेश्चन पूछोगे कि सर यहां तो अब तक हमने जितनी भी चीजें डिस्कस करी इस पॉइंट तक, वहां पे अब तक कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र नहीं हुआ है। दैट्स करेक्ट, बट ये बात हम अच्छे से जानते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, व्हेनेवर देयर इज अ कॉइल और उस कॉइल में अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है देन इट ऑटोमेटिकली एक्वायर अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। उसके सराउंडिंग में ऑटोमेटिकली एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट उसकी वजह से एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है बेसिकली हमारा एक डिवाइस जिसमें भी वो एक्ट कर रहा है वो एक्सपीरियंस करता है। दैट बेसिकली वी यूज इन दिस इलेक्ट्रिक मोटर ऑल्सो। ओके, एंड उसका मेन फायदा हमको किस में होता है? व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ इट? वो बेसिकली हमारी इलेक्ट्रिक मोटर को रोटेट करने में हेल्प करता है। ओके, और इस रोटेशन की वजह से क्या होता है? जो हमारी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग पार्ट कि वो एग्जैक्टली करती कैसे है। सो करंट इन द कॉइल ABCD एंटर्स फ्रॉम द सोर्स। हमारे पास एक कॉइल हमने ली जो कि एक इलेक्ट्रिक मोटर में फिट है। ओके, और उस कॉइल के हमने चार कोनों को नाम दे दिया A, B, C and D। अब इस करंट कैरिंग कॉइल में बेसिकली करंट कहां से एंटर कर रहा है? एक सोर्स से एंटर कर रहा है। ओके, एंड दैट सोर्स इज नथिंग बट अ बैटरी। बैटरी की वजह से उसमें हमारा करंट एंटर कर रहा है थ्रू कंडक्टिंग ब्रशेस B2 एंड फ्लो बैक टू द बैटरी थ्रू B1। हमारे पास दो कंडक्टिंग ब्रशेस दिए हुए हैं B1 एंड B2। तो जो हमारा करंट है वो B2 में से एंटर कर रहा है और B1 में से वापस निकल रहा है। ये चीज हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू ज्यादा बेटर समझ में आएगी। सो इधर मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम बनाया हुआ है, इफ यू लुक एट इट। ओके, सो ये हमारी कॉइल है। ओके, जिसके मैंने चारों कोनों को नाम दिया है A, B, C and D। अब इस कॉइल में बेसिकली जो हमारा करंट है
ये जो कॉइल है ये बेसिकली कनेक्टेड है एक सोर्स से जो कि है बैटरी, जो इधर कनेक्टेड है, ओके। एंड जो हमारे ब्रशेस हैं B1 और B2 वो यहां पे कनेक्टेड है। तो ये बोल रहा है जो हमारा करंट है वो B2 में से एंटर कर रहा है लाइक दिस, ओके। हमारा करंट जो है वो B2 में से एंटर कर रहा है इनसाइड दिस कॉइल एंड B1 में से एग्जिट कर रहा है लाइक दिस। So the current is entering from B2 brush and exiting from B1 brush. इसको हमने नाम दे दिया है ब्रश का over here। और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे एक्ट करती है बाहर, आउट ऑफ द मैग्नेट इट इज सराउंडेड विद द मैग्नेटिक पीस ओवर हियर। सो ये एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये एक मैग्नेट का साउथ पोल है। सो आउटसाइड द मैग्नेट जब हमने डिस्कस किया था तो हमें ये पता लगा था कि आउटसाइड एनी मैग्नेट हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बट अगर हम किसी भी मैग्नेट के अंदर की बात करें तो वो होती है साउथ टू नॉर्थ। बट अभी हम बाहर की बात कर रहे हैं तो हमारा इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। सो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लाइक दिस, ओके। So the current in the arm AB of the coil flows from B to A. So ये जहां पे जो हमारी आर्म है AB, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे फ्लो कर रही है, वो कैसा फ्लो कर रहा है करंट हमारा B to A फ्लो कर रहा है इन द आर्म AB। इस पूरी आर्म को हमने नाम दे दिया है AB। सिमिलरली इन द आर्म CD हमारा करंट का डायरेक्शन क्या है, D to C। हमारा करंट बेसिकली यहां से आ रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है D to C, तो यहां पे B to A। सो सिमिलरली इन आर्म CD आवर करंट विल फ्लोज फ्रॉम D to C। द करंट फ्लो फॉलो द पाथ DCBA। सो जो हमारा करंट ने टोटल पाथ फॉलो किया यहां पे वो है D, C, B एंड A of this armature, okay। So now applying Fleming left hand rule। अब हमने क्या अप्लाई करा, Fleming left hand rule। Fleming left hand rule अप्लाई करने से बेसिकली हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स एक्ट करेगा। सो अगर आप लोगों को याद हो तो Fleming left hand rule हमने जब डिस्कस किया था तो हमने ये डिस्कस किया था कि taking your left hand, making your thumb, your forefinger and your middle finger perpendicular to each other। आपका thumb, आपकी forefinger और आपका जो बेसिकली मिडल फिंगर है, जब आपकी तीनों फिंगर परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के और यू कैन से मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री का एंगल जब बनाएंगी तब हमेशा आपका लेफ्ट हैंड का थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करेगा, योर फोर फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और आपकी मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। सो सिमिलर रूल अब हमने यहां अप्लाई करा है, ओके। वी फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म AB। ये क्यों अप्लाई किया है, ताकि हम फोर्स का डायरेक्शन निकाल लें कि आर्म AB पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है, ओके। सो अगर हम यहां पे देखकर इस डायग्राम को एनालाइज करें तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और हमारा करंट आर्म AB में कैसे फ्लो कर रहा है, B to A। अगर मैं इस पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दूं तो जो करंट का डायरेक्शन है वो है डाउनवर्ड्स लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है लाइक दिस और फोर्स का डायरेक्शन है लाइक दिस आउट ऑफ दिस ग्रीन बोर्ड बाय द थंब। सो इस ग्रीन बोर्ड के बाहर आ रहा है फोर्स लाइक दिस। सो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा ये पोर्शन होगा दिस साइड AB, दिस फुल आर्म, दिस आर्म विल मूव फॉरवर्ड। ये आर्म आगे मूव हो जाएगा, आगे मूव होने का मतलब है ये उठ जाएगा, एक तरीके से उठ जाने की वजह से ये आगे आ जाएगा और अपवर्ड मूव हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम CD वाली आर्म की बात करें यहां पे अभी दिस आर्म, सो इसमें करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड्स, इसमें फ्लेमिंग रूल लगाएंगे आप तो करंट इज गोइंग अप, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग हियर और जो थंब का डायरेक्शन है वो है
इनसाइड दिस ग्रीन बोर्ड. सो इनसाइड की वजह से ये होगा कि ये जो CD आर्म है ये ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा लाइक दिस और इट विल मूव बैकवर्ड. सो AB आर्म मूव होगा अपवर्ड्स और फॉरवर्ड और CD आर्म मूव होगा बैकवर्ड्स और यू कैन से बैकवर्ड और यू कैन से बिहाइंड द आर्म AB. ओके, मूव बैकवर्ड्स. सो यही चीज यहां पे लिखी है दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म AB पुशेस इट अपवर्ड्स. ओके, वो उसको अपवर्ड पुश करेगी और while the force acting on the arm CD pushes it downwards, उसको downwards push करेगी. So AB arm हमारा पुश होगा upwards, CD arm हमारा पुश होगा downwards. Okay, thus the coil and the axle mounted free to turn about an axis. ये जो हमारा है ये वाला पोर्शन इसको हम बोलते हैं एक्सेल. सो जैसे ही हमारा आर्म BA आगे आएगी या अपवर्ड जाएगी और आर्म CD बैकवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी तो उससे ये जो कॉइल है वो रोटेट हो जाएगी. अब ये फ्लैट है लाइक दिस, बट जैसे ही इस पे फोर्स लगेगा इट विल मूव लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन. ओके, एज रिप्रेजेंटेड ओवर हियर. सो ये जो एक्सेल है इसके अलोंग ये कॉइल मूव कर जाएगी लाइक दिस. ओके, सो दिस इज व्हाट रिटन ओवर हियर. After half rotation, R2 makes contact with brush B1 and R1 with B2. So अब हम यहां पे ये बोल रहे हैं कि अब हमारी जो फोर्स एक्ट हुई उसकी वजह से हमारी ये जो कॉइल है वो मूव हो गई. अब मूव होने की वजह से ये जो आर्म थी CD ये तो बैकवर्ड चली गई, मतलब डाउनवर्ड चली गई, और आर्म BA आगे आ गई, अपवर्ड आ गई, और ये एक्सेल मूव हो गया. बट इस एक्सेल के मूवमेंट से हमारी ये जो ब्रश है B1 और B2 ये तो फिक्स्ड है. B1 और B2 अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेंगे क्योंकि ये फिक्स्ड कर रखे हैं हमने. बट ये जो एक्सेल है ये तो रोटेट हो सकता है और इस एक्सेल के ही अलोंग हमारे ये R1 और R2 है. B1 फिक्स्ड है, B2 फिक्स्ड है, बट ये दोनों चीज फिक्स नहीं है. तो ये जो एक्सेल रोटेट करेगा तो ये जो R2 है ये बन जाएगा R1. R1 इधर आ जाएगा यहां से यहां और R1 की जगह पे आ जाएगा R2 क्योंकि एक्सेल तो रोटेट हो रहा है. सो R2 तो आ गया B1 के कांटेक्ट में और R1 आ गया B2 के कांटेक्ट में. वही चीज यहां पे हमने लिखी. ठीक है. Thus the current in the coil get reversed and flow along ABCD. As a result, the direction of force acting on the arm AB and CD get reversed. चलो अब समझते हैं. अब क्या हुआ, एक्सेल रोटेट हुआ जिसकी वजह से हमारे R1 R2 इंटरचेंज हो गए. सिमिलरली हमारा कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो गए. अब ये हमारा बन गया A, ये वाला पोर्शन इधर आ गया और ये हमारा बन गया B. सिमिलरली हमारा ये बन गया C और ये बन गया D. पर हमारा सोर्स सेम है, हमारे ब्रशेस सेम है, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हुए. हमारा क्या चेंज हो गया, हमारे आर्म चेंज हो गए जिनको हमने रिप्रेजेंट किया था पहले ABCD. अब वो बन गए ABCD. बट सोर्स चेंज नहीं है, ब्रशेस चेंज नहीं है, तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा. जैसे करंट पहले फ्लो कर रहा था अभी भी करंट सिमिलर वे में ही फ्लो करेगा. सो अगर आप यहां पे देखोगे सो इसमें यह होगा कि अब करंट जो फ्लो करेगा इन द आर्म AB वो फ्लो करेगा A to B. पहले कैसे फ्लो कर रहा था, B to A. सिमिलरली इन द आर्म CD करंट कैसे फ्लो कर रहा है, C to D. पहले कैसे फ्लो कर रहा था, D to A. ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है यहां पे कि एक्सेल के रोटेट होने की वजह से हमारे आर्म्स थे वो भी रोटेट हो गए. आर्म्स रोटेट हो गए तो हमारी ये जो कॉइल थी ये आधी घूम गई. आधी घूमने की वजह से हमारे कोऑर्डिनेट्स यहां पर रिवर्स्ड हो गए और रिवर्सिंग की वजह से हमारे करंट के डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो अब क्या होगा, अब भी फोर्स लगेगी.
अब ये जो C2 एक्सिस है हमारी, ये जो C2 आर्म है, नाउ इट विल मूव अपवर्ड्स। अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अभी भी अप्लाई करोगे इस पे, तो ये वाले जो आर्म है ये इट विल मूव अपवर्ड्स एंड बेसिकली आर्म BA और AB, कैसे भी आप नेम आउट कर सकते हो उसको, एज द करंट इज मूविंग अपवर्ड्स, ये मूव करेगी बैकवर्ड्स। सो अब क्या हुआ, आपकी CD आर्म तो आ गई अपवर्ड्स और ये AB आर्म हो गई बैकवर्ड्स। सो दिस अप डाउन मूवमेंट की वजह से दिस कॉइल विल अगेन रोटेट हाफ अलोंग द एक्सल। अब फिर रोटेट हुई, अब क्या हुआ, अब वापस से R1 इधर आ जाएगा, R2 इधर आ जाएगा। सो अगेन वही चीज होगी, ABCD हो जाएगा। तो ये जो सीरीज है ऑफ साइकिल ये कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड वो कंटिन्यूअसली एक्ट कर रही है, और इस कंटिन्यूएशन एक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अलोंग विद इस कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट की वजह से, जब तक हमारा सोर्स वर्क कर रहा है, जब तक हमारी मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रही है, तब तक ये आर्मेचर हमारा रोटेट होता रहेगा। रोटेट होता रहेगा इन द मीन्स, आई मीन टू से कि ये जो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स मूवमेंट है ये कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, और इस अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से ये जो आर्मेचर है वो सर्कुलर मोशन में रोटेट होगा, एंड दिस आवर मोटर विल वर्क प्रॉपरली। सो मोटर बेसिकली करती क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली आपके आर्मेचर को घुमाने का काम करती है। सो जैसे ये आर्मेचर घूमता है, सो इट बेसिकली टेक्स द इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द मैकेनिकल फॉर्म। इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, सोर्स ने तो इलेक्ट्रिसिटी दी, बट यहां पे क्या हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड ये आर्मेचर ने उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दिया। सो यहां पे बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा बाय रोटेटिंग द आर्मेचर। लेट्स सपोज अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां से हम हटा देते हैं, या हम मान लेते हैं कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, तो हमारा आर्मेचर मूव नहीं करता, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक मोटर भी वर्क नहीं करती। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मैग्नेटिक फील्ड इन ऑर्डर टू रोटेट द आर्मेचर इन अ इलेक्ट्रिक मोटर। सो आपके जितने भी अप्लायंसेस हो, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, जिसमें भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, इवन योर व्हीकल ऑल्सो, ओके, सो उसमें हमेशा एक आर्मेचर कनेक्ट होता है लाइक दिस, ओके, जिसकी मोशन की वजह से ही वो बेसिकली मूवमेंट और आप कह सकते हैं उसकी जो फंक्शनैलिटी है डिवाइस की वो प्रॉपर्ली हमारे सामने आ पाती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक मोटर। अब हम बात करने जा रहे हैं एक नए ही कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब तक हमने जो फॉर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करी वो बेसिकली थी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की। वो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो इंड्यूस हो रही थी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ करंट। बट अब हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट देखेंगे या फिनोमेना देखेंगे, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी वो करेगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड the phenomena of production of EMF or electric current in a circuit when a magnet is moved towards or away from the circuit is called electromagnetic induction. So ऐसा phenomena जिसमें द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ आपकी हो गई वोल्टेज आप कह सकते हो, ओके, और इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट व्हेन मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है कब, जब भी हमारी कोई ईएमएफ आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब वोल्टेज
की प्रेजेंस होती है या फिर जब हमारी करंट एग्जिस्ट करता है सर्किट में, उसके साथ हमारी कंडीशन क्या है? अलॉन्ग विद दैट व्हेन द मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सर्किट। लेट्स सपोज मेरे पास एक सर्किट है लाइक दिस इज अ नॉर्मल सर्किट, ओके। एक ऐसा सर्किट जिसमें हमारा ईएमएफ हो, ईएमएफ इज थ्रू दिस बैटरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और एक ऐसा सर्किट जिसमें एक करंट फ्लो कर रहा हो नॉर्मली, ओके। एक ऐसे सर्किट के पास या ऐसे सर्किट के पास जब भी हम कोई मैग्नेट लाते हैं लाइक दिस इज अ बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल है, इसका एक साउथ पोल है। एक ऐसे सर्किट के पास जिसमें उसका खुद का एक ईएमएफ हो या उसमें एक करंट फ्लो कर रहा हो, ऐसे सर्किट के पास हम जब भी बार मैग्नेट को लाते हैं, मूव टूवर्ड्स इट और मूव अवे फ्रॉम इट, अगर हम इसके पास ला रहे हैं या ऑलरेडी वो वहां पे था वहां से हम हटा रहे हैं, सो हमेशा उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो जो अगर इस टर्म को हम यहां पे ब्रेक करें तो ये होगा इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मींस मैग्नेटिक फील्ड, और इंडक्शन मींस इंड्यूस्ड। एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। और इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहे हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ईएमएफ और करंट, ओके। एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एग्जिस्ट करती है व्हेनेवर देयर इज अ प्रोसेस ऑफ इंडक्शन टेक प्लेस, उसको हम सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं इंक्रीज करने के। लेट्स सपोज अगर मैं आपको लोगों को बोलूं कि मुझे एक सर्किट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ानी है या मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी है वो इंक्रीज करनी है, तो उसको करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल we can increase the voltage by increasing the number of loops सर्किट। या तो हम वोल्टेज बढ़ा दें, और वोल्टेज बढ़ाने के लिए हमको नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाने पड़ेंगे सर्किट में, ओके। और आप कह सकते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स होंगे उतने सर्किट में हमारे, उतनी ज्यादा ही हमारी वोल्टेज होगी, ओके। वोल्टेज बढ़ेगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड है जो जनरेट हो रही है, वोल्टेज बढ़ने की वजह से करंट बढ़ेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेट अराउंड इट, वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। वोल्टेज कम होगी, करंट कम फ्लो करेगा सर्किट में, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो भी एक वीक काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। सो बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज वी सिंपली इंक्रीज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये एक तरीका हो गया उसको इंक्रीज करने का। Similarly, there are n number of ways by which we use or by which we can increase electromagnetic induction. अब हम जब आगे डिस्कस करेंगे इसमें, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कहाँ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल दूं, हांगकांग में एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेन चलती है, ओके, जिसको बोलते हैं मैगलेव ट्रेन्स। अब वो मैगलेव ट्रेन्स का
कंसेप्ट इससे निकल के आया कि उसमें जो ब्रेक्स होते हैं उस ट्रेन की, वो बेसिकली वर्क करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। जनरल जो ब्रेक होते हैं, नॉर्मल ब्रेक, वो ट्रेन जो होती है वो उसकी स्पीड इतनी हाई होती है कि अगर हम नॉर्मल ब्रेक उसमें फिट कर दें, जो नॉर्मली हमारी बुलेट ट्रेन या नॉर्मल ट्रेन में हम जनरली देखते हैं, तो वो उसकी स्पीड इतनी हाई होती है कि अगर वो जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लॉट ऑफ हीट, द ब्रेक विल मेल्ट डाउन। So in that type of train we use the electromagnetic induction effect। उसमें यही electromagnetic induction effect की वजह से हम बेसिकली उस ब्रेक को ऑन टाइम अप्लाई करने में सक्सेसफुल रहते हैं और इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन इन द प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ ऑल्सो। ओके, सो दिस इज द वन एग्जाम्पल ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आगे जब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर में, तो वी विल सी हाउ एग्जैक्टली इट हेल्प्स। ओके, अब हम बात करेंगे एक डिवाइस के बारे में जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। ओके, सो गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिटेक्ट करता है द प्रेजेंस ऑफ करंट। ओके, सो it is an instrument that can detect the presence of current in a circuit. The pointer remains at 0 for zero current flowing through it. It can deflect either left or right depending upon the direction of current. Basically आपका गैल्वेनोमीटर इस तरीके का दिखता है, जिसके सेंटर में एक स्विच कनेक्टेड होता है। There is a switch over here. There is a switch over here. Okay, और इधर एक मीटर लगा होता है जिसमें एक पॉइंटर होता है लाइक दिस। ये लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज 0। ओके, सो ये जो मीटर है, जब ये जो गैल्वेनोमीटर डिवाइस है, ये बेसिकली कनेक्टेड होता है विद द वायर्स टू अ कंडक्टर। ये कंडक्टर है। राइट नाउ इस कंडक्टर में कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये जो हमारे निडल है इस गैल्वेनोमीटर की, ये पॉइंट कर रही है 0 पे, जो कि शो कर रहा है कि इस कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। बट जब हमारा करंट इसमें से फ्लो करता है लाइक दिस, लेट्स सपोज करंट I इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, तो ये जो निडल होती है गैल्वेनोमीटर की, इट विल डिफ्लेक्ट लेफ्ट और राइट, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो अभी बेसिकली ये 0 पे है, तो कुछ टाइम बाद इट विल शो समथिंग एल्स वैल्यू। ओके, अपार्ट फ्रॉम 0। अगर अभी 0 है तो कुछ टाइम बाद वो 2, 3 या 4 एम्प्स आपको शो करेगी। सो इट बेसिकली डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट, दैट्स इट। ओके, एंड द डिवाइस नेम इज गैल्वेनोमीटर। अगर आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है या एमसीक्यू आता है, द डिवाइस दैट इज नोन फॉर मेजरिंग द प्रेजेंस ऑफ करंट, ओके, सो दैट इज गैल्वेनोमीटर। ओके, एंड एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको यहां पे, दैट द EMF which is induced in a circuit due to the change in magnetic field is called induced EMF. Similarly, the current which is induced in a circuit used in a circuit due to change in the magnetic field is called
इंड्यूस्ड करंट एक ऐसी ईएमएफ या एक ऐसी वोल्टेज जब सर्किट में कब इंट्रोड्यूस होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड हमारी चेंज होती है, उसको तो हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। सिमिलरली एक ऐसा करंट जो कि हमारे सर्किट में तब आता है जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। सो डोंट बी गेट कंफ्यूज, हम अगर यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं, पर अगर कहीं पे भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ या व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट, तो आप कह सकते हैं द ईएमएफ विच इज इंड्यूस्ड व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज इन अ सर्किट इज नोन टू बी एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। Similarly, the current which is induced in a circuit when the magnetic field is changed in a circuit is known to be as an induced current. So these are the definition of these two things. Okay. अब हम बात करने जा रहे हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सिमिलरली हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी है। सो लेट्स सी ये बेसिकली क्या बताता है हमें। ओके, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ कंडक्टर इज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली हमें क्या बताता था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, बट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कि हमारा जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है किसी भी सर्किट में वो बेसिकली किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हो रहा है। According to this rule, you have to stretch the thumb, forefinger and the central finger of your right hand. इस रूल के हिसाब से आपको अपने राइट हैंड की थंब, फोरफिंगर एंड सेंट्रल फिंगर को स्ट्रेच करना है। ओके, एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की तरह इसमें भी एक सिमिलर कंडीशन है कि हमें जो स्ट्रेच करना है ये ऐसे स्ट्रेच करना है कि वो सारे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। वो सारे से हमारा मतलब है आपका थंब, राइट हैंड का थंब, राइट हैंड की फोर फिंगर और राइट हैंड की सेंट्रल फिंगर को हमने इस तरीके से स्ट्रेच करना है ताकि वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर से हमारा मतलब यहाँ पे ये है कि वो तीनों आपस में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हो। सो यू हैव टू स्ट्रेच योर राइट हैंड फिंगर्स लाइक दिस। ओके, वेयर योर फोर फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपकी फोर फिंगर रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। आपका थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ये आपका जो मोशन हो रहा है कंडक्टर में वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर थंब। एंड द सेंट्रल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। सो जो मेन चीज है वो रिप्रेजेंट करेगी सेंट्रल फिंगर, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जब हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस किया था तो सेंट्रल फिंगर तब भी डायरेक्शन ऑफ करंट को ही रिप्रेजेंट करती थी। तो इस चीज में हमको ये बात तो क्लियर है कि हमारी सेंट्रल फिंगर चाहे राइट रूल हो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो या लेफ्ट हैंड रूल हो, डायरेक्शन ऑफ करंट को ही रिप्रेजेंट करती है। ओके, सो लेट एनालाइज दिस रूल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रॉ किया है राइट हैंड का। ओके, वेयर हेयर इज योर थंब, हेयर इज योर फोर फिंगर ऑफ राइट हैंड एंड हेयर इज द सेंट्रल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड। सो जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन को, ओके, ऑफ कंडक्टर, और यू कैन से फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। योर फोर फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड and your central finger will represent the direction of induced current. Okay, so this is what the Fleming right hand rule is all about. Okay, so जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो दैट यू हैव टू यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल, तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही रूल अप्लाई करना है। अदरवाइज अगर आपसे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पूछी हो किसी क्वेश्चन में और आपको मैग्नेटिक फील्ड और मोशन का डायरेक्शन गिवन हो, देन यू नीड टू अप्लाई दिस रूल इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ओके, या अगर आपको अपार्ट फ्रॉम दीज
3 things over given over here. अगर 2 चीजें भी गिवन हो इनमें से, लाइक इंड्यूस करंट गिवन हो, मोशन गिवन हो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, देन यू कैन अप्लाई. इंड्यूस करंट गिवन हो, मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालनी हो, देन यू कैन अप्लाई. ओके, सो इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. ओके, सो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ दिस Fleming right hand rule. Okay.